सभी को मेरा नमस्कार। विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रिलेवेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, कला एवं संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर। देखिए, वर्तमान समय में कोई सी या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें राजनीतिक इतिहास का महत्व, राजनीतिक इतिहास का जो वेटेज है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। खासकर सिविल सेवा परीक्षा में, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो या मुख्य परीक्षा हो, इनमें धीरे धीरे अब राजनीतिक इतिहास समाप्त हो रहा है और राजनीतिक इतिहास के स्थान पर जो वेटेज बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है आपका आर्ट एंड कल्चर का या कला एवं संस्कृति का। तो हम रेगुलर इस पर बात करेंगे, ठीक है। समझने का एक प्रयास करेंगे कि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है वो है क्या, क्योंकि भारत का एक बहुत रिच हेरिटेज है। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलाप पाए जाते हैं। उन सबको हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और ये हमारी एक लंबी क्लास चलने वाली है। चाहे वो सिविल सेवा की परीक्षा हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्व ये टॉपिक रखता है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है वो कला के परिचय से संबंधित है, यानी जो आर्ट है उसका इंट्रोडक्शन क्या है वो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक टू टॉपिक एक एक जो भी हमारे सिलेबस के मुद्दे हैं या सिलेबस की बातें हैं उन पर हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसकी एक अच्छी समझ विकसित करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि मेरा आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक का एक ठीक ठाक ओवरव्यू तैयार हो जाए, तो आप इस लेक्चर को या इस क्लास को आप रेगुलर अटेंड करें तो ज्यादा सही रहेगा। लाइव क्लास नहीं है अभी, तो ऑनलाइन है, लेकिन आप यूट्यूब पर भी आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे। और मैं ये भी आपसे सिफारिश करूंगा कि आप केवल लिंक पर क्लिक करके 1 या 2 मिनट देखेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इससे तो बढ़िया आप करें ना, ठीक है। बेस्ट थिंग ये कि जो भी 15 मिनट या 20 मिनट का एक वीडियो अपलोड होता है और आप रुचि रखते हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो पूरे वीडियो को आप देखें, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको इसमें जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है वो भी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि बार बार यूट्यूब पे नहीं जाना पड़े, तो हमारा एक एकेडमी का एक ऐप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप इंस्टॉल करिए। उसमें जो भी आर्ट एंड कल्चर के वीडियो और स्टडी मटेरियल है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है या क्वेश्चन पेपर है, वो भी हम लोग रेगुलर उसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है परिचय या इंट्रोडक्शन। ये एक बेसिक है और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कला क्या है, कला का वर्गीकरण क्या है, कला में वास्तव में कौन कौन सी चीजों को हम शामिल करते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां हम ड्राइंग या अन्य जो केवल आर्ट की फैकल्टी होती है, आर्ट के विषय में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को कला के संबंध में कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कला के संबंध में उसे किस टाइप का ज्ञान होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात अगर हम ये करें तो कला मानव की जो भी सोच होती है, जो भी उसके मस्तिष्क में जो भावनाएं उमड़ती है, भावनाएं चल रही होती है, जब उसको मूर्त या अमूर्त रूप में प्रकट किया जाता है तो उसे हम आर्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, कुछ बेसिक आपको पता हो कि कला एवं कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति है। जो भी हमने बात की, जो संस्कृति जितनी उदार होती है उसकी कला में उतना ही सूक्ष्म सौंदर्य सहज साकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने ये सुना होगा, आपने ये पढ़ा होगा, हम सब किसी न किसी रूप में ये सुनते या समझते या पढ़ते हैं कि भारत का जो कल्चर है वो बहुत रिच है, एक रिच हेरिटेज वाला देश है और विविधता वाला देश है। तो ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत उदार रहा है। यहाँ आपको अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के अलग अलग तौर तरीके देखने को मिलेंगे। इतना ज्यादा रिच कल्चर, विविधता युक्त कल्चर, ठीक है। आप जैसे यूरोप में रोम हुआ या अन्य ऐसे देश है जहां उन्होंने अपने आर्किटेक्चर पर बहुत जबरदस्त काम किया है, वो उनका रिच कल्चर हो सकता है। लेकिन अगर आप डाइवर्सिटी के हिसाब से बात करेंगे, विविधता के हिसाब से बात करेंगे, तो भारत की तुलना किसी देश से नहीं की जा सकती, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा संस्कृति, हमारा जो कल्चर है
वो बहुत उदार रहा है, लिबरल रहा है। जो बाहर से जो विचार आए, जो तौर तरीके आए, हमने उनको हाथों हाथ लिया है। ठीक है, इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ है। अगर हम कला की अभिव्यक्ति की बात करें तो कला जो है वो किस रूप में अभिव्यक्त होती है, तो इसके 3 तत्व ये आपको परफेक्ट याद रखना है। ठीक है, केवल एक बेसिक के लिए किस वजह से कला सामने आती है। सौंदर्य के प्रति मानव का स्वाभाविक आकर्षण, जो सौंदर्य होता है, ब्यूटी होती है, मानव का स्वाभाविक आकर्षण होता है। अनायास ही अगर हम कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कुछ अच्छा दिखाई देता है तो हम रुक जाते हैं, हम उसको देखते निहारते। और वर्तमान समय में तो मोबाइल फोन से सेल्फी लेना या और भी बहुत सारे क्रियाकलाप हो जाते हैं। ठीक है, तो सौंदर्य के प्रति मानव का एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। जब वो निकलता है और सौंदर्य दिखाई देता है तो रुकता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, बाकी आप समझदार हैं। संसार की वस्तुओं, दृश्यों एवं आकृतियों का अनुकरण और उनकी यथार्थ प्रतिकृति करने की भावना, यानी जो वस्तुएं मानव को दिखाई दे रही है, जो दृश्य उसको दिखाई दे रहे हैं, वो उनका क्या करता है, अनुकरण करता है और उनको यथार्थ रूप में यानी व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयास करता है। और जब वो उसको व्यवहारिक रूप में लेकर आएगा तो वो कला के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरी बात, कलाकार के द्वारा अनुभूत भावनाओं को मूर्त रूप में अंकित करके दूसरों के लिए व्यक्त करना। ठीक है, जैसे हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म आप देखते हैं तो उसमें जब एक बच्चे के द्वारा उसका व्यवहार परिवर्तित होता है तो बहुत सारी चीजों को एनालिसिस किया जाता है। जैसे वो ड्राइंग बना रहा है या वो पेंटिंग कर रहा है तो उसमें ये देखा जाता है कि जब वो पेंटिंग करता है तो उसकी सोच सामने आ जाती है। जब वो अकेला खेल रहा होता है तो उसकी सोच सामने आ जाती है और वो जो भी उसने परफॉर्म किया है, जो भी पेपर पर उसने उकेरा है, वो उसकी भावनाएं हैं। ठीक है, तो वो जो अनुभव कर रहा है उसको वो सामने रख रहा है। सेम यही चीज व्यक्ति पर भी, एक वयस्क व्यक्ति पर भी, एक कलाकार पर भी लागू होती है। जो वो अनुभव करता है, जो उसकी अनुभूति होती है, जो उसकी भावनाएं होती है, वो व्यक्त करने का प्रयास करता है कला के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए, अगर हम भारतीय साहित्य में कला की बात करें तो हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है कि हमने कला को बहुत पहले से ही अपनाया है। जैसे वात्सायन का कामसूत्र है, उसमें कला के 64 प्रकार बताए गए हैं। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कला के 86 टाइप बताए गए हैं। शुक्र नीतिसार में 64 और जैन मुनि राजशेखर के प्रबंध कोश में 72। यानी ये लोग आज से लगभग 1500 या कुछ लोग 2000 वर्ष पूर्व इस इतनी विविधता युक्त कला की बात हमारे देश में कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कला के वर्गीकरण की बात करें तो इसको सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति के लिए, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट है और उसमें आपने पीजी किया है तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए कला का 2 पार्ट में इसका वर्गीकरण होता है। सबसे पहला है ललित कला, फाइन आर्ट। ठीक है, और दूसरा उपयोगी या व्यवसायिक कला या जिसे कहा जाता है कमर्शियल आर्ट। अब ललित कला क्या है, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ललित कला या फाइन आर्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक दृश्य यानी विजुअल आर्ट, जो दिखाई दे रही है, जो मूर्त रूप में है, और दृश्य कला में चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला शामिल है। ठीक है, एक चित्रकार ने चित्र बनाया, आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने वो रखा हुआ है मूर्त रूप में। एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, वो आपके सामने रखी हुई है, मूर्त रूप में आपको दिखाई दे रही है। और एक वास्तुकार या आर्किटेक्ट ने एक बड़े भवन का नक्शा तैयार किया, बड़ा भवन बनवाया, वो भी आपको मूर्त रूप में दिख रहा है। तो जब कोई कला या जब कोई निर्माण, जब कोई प्रतिकृति आपको मूर्त रूप में दिखाई दे रही है तो हम उसको विजुअल आर्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है प्रदर्शनकारी कला है या मंचीय कला है। ठीक है, यानी परफॉर्मिंग आर्ट। ऐसी आर्ट जो तब दिखाई देगी जब व्यक्ति परफॉर्म करे। अगर व्यक्ति परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके आप दर्शन नहीं कर सकते। जैसे संगीत कला, संगीत कला कब दिखाई देगी, जब संगीतकार संगीत करना शुरू करता है, वो संगीत पर काम करना शुरू करता है, और जब वो रुक जाता है तो वो कला फिर आपको दिखाई नहीं देगी। यहां क्या है, चित्रकार ने पेंटिंग की और अब उसका काम खत्म हो गया तो वो बनी रहेगी। जैसे अगर हम भित्ति चित्रकला की बात करें
तो अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्र है लगभग आज से 1500-1600 वर्ष पहले बनाए गए, अभी भी मूर्त रूप में ही। लेकिन उस समय जो संगीत रहा होगा, क्या वो अभी हमें पता है? नहीं पता है, क्योंकि कलाकार ने तब परफॉर्म किया और अब उसकी हमें नॉलेज नहीं। हाँ, अगर उससे संबंधित कोई बुक लिख दी गई, उससे संबंधित कोई पुस्तक लिख दी गई, तो फिर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन उसको परफॉर्म कैसे किया गया इसकी हमें जानकारी नहीं है। नाट्यकला, ठीक है, जो रंगमंच पर जो नाटक होते हैं, जो ड्रामा होता है, जिनका मंचन होता है, वो भी तब जब दिखाई कर रहे हैं तो दिखाई देगा, जैसे ही रुक जाते हैं तो फिर दिखाई नहीं देगा। जबकि वही नाट्यकला में एक व्यक्ति मूर्तिकार है, तो मूर्तिकार है, मूर्ति के रूप में वो स्थापित है तो दिख रहा है। लेकिन मूर्तिकला में क्या होगा? मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, अब वो परमानेंट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बनाई गई मूर्तियां आज भी हमारे पास है, 4500 वर्ष हो गए, ठीक है, लेकिन वो मूर्तियां, चाहे मृण मूर्तियां हो, धातु की मूर्तियां हो या फिर प्रस्तर की मूर्तियां हो, वो किसी ना किसी रूप में तो हमारे सामने है ही सही, ठीक है। लेकिन उस समय क्या नाट्यकला थी, उस समय क्या मंचन होता था, इसकी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय उन्होंने परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस जैसे ही समाप्त हुई या उनका नाटक समाप्त हुआ, वो कला भी वहीं रुक गई, ठीक है। नृत्य कला, ये भी आप और हमको तब दिखाई देगा जब नृत्य किया जा रहा हो, ठीक है। जब तक व्यक्ति नृत्य नहीं करेगा तब तक ये थोड़ी पता चलेगा कि इसमें डांस करने की इतनी क्षमता है या इतना अच्छा ये नृत्य करता है या डांस करता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब यही होता है कि जब वो तब आपके सामने आएगी जब व्यक्ति परफॉर्म कर रहा हो। जबकि दृश्य कलाओं का आज से 1000 वर्ष पहले, 2000 या 3000 वर्ष पहले व्यक्ति ने कला को एक मूर्त रूप दिया, वो आज भी हमारे सामने है, ठीक है। तो ललित कला के 2 पार्ट है, दृश्य कला है और प्रदर्शनकारी कला है। मैं फिर से बता रहा हूं, दृश्य कला मतलब जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, और प्रदर्शनकारी कलाएं मतलब जैसे संगीत, नाट्य और नृत्य, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो कला का हिस्सा है वो है व्यावसायिक कलाएं, ठीक है, या कमर्शियल आर्ट। व्यावसायिक कला को हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पहला है हस्तकला और दूसरा है यांत्रिक कला। अगर हम यांत्रिक कला की बात करें तो ये बिल्कुल आधुनिक अवधारणा है, यानी वर्तमान समय में जब आपके पास अलग अलग टाइप के उपकरण आ गए तो उसका आप प्रयोग करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है हस्तकला, जो हमारी एक बड़ी लंबी विरासत या परंपरा को दर्शाती है। इसमें जैसे वस्त्राकरण यानी वस्त्रों के ऊपर रंग चढ़ाना, ये एक हस्तकला का काम है। दक्षिण भारत में आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, 1800 से 2000 वर्ष पहले वस्त्रों की रंगाई का काम किया जाता था, ठीक है, क्योंकि वस्त्र रंगने के कुंड हम लोगों को वहां से प्राप्त हुए, तो वो हस्तकला का उदाहरण है। उपयोगी व सजावटी वस्तुएं जैसे सोने के आभूषण बनाना, चांदी के आभूषण बनाना या फिर अन्य प्रकार की सजावटी वस्तुएं बनाना, तो वो भी हस्तकला में आएगा। हस्तशिल्प में कौन से? काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी के शिल्प बनाना, धातु के शिल्प बनाना, मृण यानी मिट्टी के शिल्प बनाना, और चर्म यानी चमड़े का काम करना। अब ये जो सारे क्रियाकलाप जब कलाकार करता है तो उसका उद्देश्य केवल प्रदर्शन करना नहीं होता है, केवल सजावट के लिए अपने घर में रखना नहीं होता है, लोगों को दिखाना नहीं होता है। वो इन सब के माध्यम से अपनी आजीविका चलाना चाहता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो कलाएं हैं ये व्यक्ति की आजीविका का आधार होती है, ठीक है। और जब तक इनसे आजीविका मिलती रहती है तब तक ये कलाएं फलती फूलती है। लेकिन जैसे ही आजीविका मिलना कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे ऐसी कलाएं विलुप्त भी होने लगती है, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में बिल्कुल आधुनिक तौर तरीके आ गए, या यूं कहें कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर आ गए, तो प्राचीन जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था, हस्तकलाएं थी, वो धीरे धीरे अब प्रभावित हो रही है। क्योंकि जो लोग पहले हाथों से ऐसे क्रियाकलाप करते थे, अब चीन मशीनों से बनाकर बेच रहा है, तो लोग इनको खरीदने के स्थान पर उनको खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हस्तकला की परंपराएं हैं वो परंपराएं भी अब कमजोर पड़ रही है। नेक्स्ट क्या है? यांत्रिक कला। यांत्रिक कला में जो आधुनिक क्रियाकलाप है, जो मैंने अभी कहा था, उनको हम शामिल करते हैं। जैसे फोटोग्राफी कैमरा की सहायता से करेंगे। विज्ञापन में क्या है? ग्राफिक डिजाइन। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं अलग अलग तौर तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है,
तो वो आकर्षक कैसे बने, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है, ग्राफिक डिजाइन का होता है। चलचित्र यानी फिल्म बनती है, आजकल आप देख ही रहे हैं, अगर सिनेमा या थिएटर हॉल बंद हो गए तो अलग अलग टाइप की वेब सीरीज लॉन्च हो रही है इंटरनेट पर, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पे उनको रन किया जा रहा है, तो चलचित्र इसमें आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो कैसेट या अन्य जो तौर तरीके, छापा चित्रण, ठीक है, जिससे वर्तमान में जो टैटू वगैरह बन रहे हैं उन्होंने एक छापा बना रखा है और उस छापे से ही उन्होंने कर दिया। छापा लगाना कला का कोई वो नहीं है, ये एक यांत्रिक कला है कि आपने सांचा बनाया और उस सांचे के आधार पर आप छापे लगा रहे, जबकि यहाँ सब कुछ काम हाथ से होता था। तो व्यवसायिक कला को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हस्तकला और यांत्रिक कला। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कला के विभिन्न स्वरूप, ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि हम एक बेसिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कला के जो विभिन्न स्वरूप है उसमें आदिम कला, आदिम कला या जिसे प्रिमिटिव आर्ट्स कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति गुफाओं के अंदर रहता था, जब मानव ने अपने आप को पूरी तरीके से सभ्य नहीं किया था या सभ्य नहीं बनाया था, उस समय कला के जो रूप देखने को मिले उनको हम आदिम कला के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, आदिम कला शब्द विश्व के विभिन्न भागों में वनों आदि में अवस्था में रह रही जनजातियों की कला के लिए प्रयुक्त होता है। यानी वन वगैरह में जो जनजातियां रहती है उन जनजातियों ने जिन कला का विकास किया था, ये उसकी बात है। इसमें मुख्यतः पशु और पशुओं के आखेट के दृश्य, आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी अभी हम देखेंगे। आखेट के दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रति जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का चित्रण किया जाता है। क्योंकि ज्यादा विविधता नहीं थी तो मानव जो क्रियाकलाप हमने बहुत शुरू में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो अभी, कि कला वह है जो व्यक्ति अनुभव करे और फिर उसको मूर्त रूप दे दे, ठीक है, किसी न किसी रूप में। यहां पर भी वही है, उस समय का, यानी आज से लगभग 4000 5000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष पहले जब मानव गुफाओं में रहता था, ठीक है, तो गुफाओं में रहने के क्रम में उसका एक ही काम था, सुबह उठता था, आखेट करता था, भोजन की व्यवस्था करता था, फिर सो जाता था। तो उसके दिमाग में भी यही चलता था कि किस तरीके से पशु को मारना है, किस तरीके से उसका शिकार करना है। तो उसने इन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं चित्रित करने का प्रयास किया। ये एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 15,000 वर्ष पहले भीमबेटका और अन्य जगहों से जो गुफाएं प्राप्त हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड, उन गुफाओं में कुछ कुछ इस प्रकार का चित्रण आपको मिलेगा, ठीक है। अगर इस पूरे चित्रण को आप देखेंगे तो देखिए, बीच में एक संभवतः ये बारहसिंगा है, ये बारहसिंगा खड़ा है, ये देखिए ये पेड़ मानव ने बनाए हैं, अन्य जो पशु है वो अन्य पशु यहाँ है, ये संभवतः बाघ है, ठीक है, और अन्य पशु भाग रहे हैं। ये देखिए एक व्यक्ति तीर, धनुष और तीर लेकर खड़ा हुआ है, बाकी लोग लाठियां, कुछ के पास कुछ और अन्य हथियार है, और एक पशु को ये घेर कर मार रहे हैं। तो ये जो पूरा चित्र है, ये चित्र किसका है, आखेट का। यानी आदिम जो कला थी, आदिम कलाओं में अधिकांश चीजें आपको आखेट के चित्रण की मिलेगी। यानी लोग क्या करते थे, आखेट करते थे, और जब पेट भर जाता था, गुफाओं में सोते थे, तो इनको उकेर देते थे, ठीक है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके। इसके बाद जो दूसरा है वो है लोक कला। वर्तमान में इनका बहुत बड़ा रोल है। अभी भी हमारे देश में लोक कला या फोक आर्ट या व्यक्ति के जीवन में और पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और लोक कला के माध्यम से ही हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो प्राचीन संस्कृति कहीं ना कहीं जीवंत है, जीवित है। अगर लोक कला नष्ट हो जाएगी तो जो प्राचीन तौर तरीके, प्राचीन संस्कृति है वो भी हमें उस रूप में नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो लोक कला किसी भी विशिष्ट स्थान की लोक कला है, उस विशिष्ट स्थान की लोक संस्कृति पर आधारित होती है। जैसी स्थान की संस्कृति होगी, कला भी कुछ उसी प्रकार की होगी। इसमें नारियों की सबसे प्रमुख भूमिका है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर भारत की प्राचीन और मध्यकालीन कलाएं अगर जीवित है, अगर वो अभी भी आगे बढ़ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो स्त्रियों का है, महिलाओं का है, नारियों का है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जो घर को सजाने से संबंधित या आभूषण बनाने से संबंधित, दस्तकारी से संबंधित जो काम होते हैं उसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो लोक कला मतलब स्थानीय स्तर पर विकसित हुई ऐसी कला, ठीक है, जो विशिष्ट संस्कृति या उस क्षेत्र विशेष की पहचान रखती हो, उसे हम लोक कला कहते हैं। और इसमें नारियों की भूमिका है, इसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।
अगर ये सवाल आपके आ जाए मेंस एग्जाम में कि जो लोक कला है उसकी विशेषता क्या होती है, केवल मेंस में ही नहीं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप या जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होती है उसमें भी इस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, देखिए विशेषताओं में क्या है। सबसे पहली बात, लोक कला सहज एवं अपरिष्कृत है। आप इसमें फिक्स पैरामीटर तय नहीं कर सकते। जैसे एक चित्र बनेगा और व्यवस्थित तरीके से बनेगा तो उसमें सब कुछ होता है कि इतनी बाउंड्री होगी, ये कलर वगैरह प्रयोग होंगे, लेकिन लोक कला में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपरिष्कृत है, समय के साथ इसमें बहुत सारी चीजें बदलती रहती है। ठीक है, और बिना किसी कॉलेज, बिना किसी इंस्टीट्यूट, बिना किसी ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए लोग इसमें काम करते हैं। अभ्यास की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। फोक आर्ट या लोक कला की सबसे खास बात ये कि इनमें आपको अभ्यास की जरूरत नहीं होती। जैसे बहुत सारे, अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वो अभ्यास नहीं किया गया है, वो समय के साथ लोग सीख गए हैं। पूरी कथा को एक ही चित्र में प्रतीकात्मक रूप के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बुक नहीं छापी जाती, एक चित्र बनाया जाता है और उस चित्र के अंदर 10-15 सब टाइटल या छोटे चित्र उसमें डाल दिए जाते हैं और उसके माध्यम से पूरी कथा पता चल जाती है। इसके रचयिता अज्ञात व अनाम होते हैं। किसने फोक आर्ट को जन्म दिया, किसने इस लोक कला को जन्म दिया, इसके रचयिताओं का कोई ज्ञान नहीं होता। हाँ, वर्तमान समय में इसके फेमस कलाकार हो सकते हैं, प्रसिद्ध कलाकार हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन कलाकारों ने ही इस कला को जन्म दिया। साधारण जन स्वयं ही इस कला का आश्रयदाता होता है। ठीक है, लोक कला की सबसे खास बात यह कि विभिन्न अवसरों पर, चाहे तीज त्योहार हो या घर में विवाह समारोह हो या अन्य प्रकार के समारोह वगैरह होते हैं, तो उसमें लोक कला अपने आप निखर कर सामने आ जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, कुछ मैंने प्रयास किया है कि 2-4 एग्जाम्पल सामने आए तो उससे देखिए। राजस्थान के अंदर विशेषकर मांडना लोक कला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी भी हमारे देश के अंदर या हमारे खासकर राजस्थान प्रांत के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो मांडना मानते हैं। मांडना क्या होता है, घर को सजाया जाता है विभिन्न अवसरों पर। गुदना या गोदना, शरीर में अलग अलग स्थानों पर जो गोदने का कार्य होता है। टेटू बनाना, जिसे वर्तमान समय में टेटू कहा जाता है। ठीक है, फड़ चित्रण, कांवड़ बनाना। ठीक है, जो विभिन्न देवी देवताओं के लकड़ी के मंदिर, लकड़ी की मूर्तियां या कावड़ जो बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाना, ये सब लोक कला के उदाहरण हैं। और इनमें किसी भी कलाकार के द्वारा किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली जाती है। वो समय के साथ अपने ही पूर्वजों से या अपने जो आगे पीछे वाली जो पीढ़ी है उससे वो सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक चित्र है मांडना का। ठीक है, ये देखिए मांडना इस प्रकार से होता है, विभिन्न अवसरों पर महिलाओं के द्वारा इस तरीके से किया जाता है। अब राजस्थान के अंदर इसको मांडना कहते हैं, साउथ इंडिया में रंगोली वगैरह बोल दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं ये सब लोक कला के ही उदाहरण है। इसके बाद जो तीसरा जो रूप है कला का, जिससे हमने चित्रकारी की शुरुआत की, वो है भित्ति चित्रण। क्या? भित्ति चित्रण या वॉल पेंटिंग की परंपरा। इसमें भारत में भित्ति चित्रण की कला की जो समृद्धि या प्रागैतिहासिक काल से आरंभ होकर लोक कला आदिम कला के रूप में पल्लवित होती हुई अजंता की गुफाओं में अपने चरम पर पहुंच जाती है। अभी जो हम लोगों ने एक चित्र देखा था, जो जहां लोग जो है वो आखेट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई और अजंता की गुफाओं तक पहुंचते पहुंचते ये एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गई। एग्जाम्पल है, मैं चित्र इसके बताऊंगा आपको। भारत में जो जोगीमारा की गुफाएं हैं, जोगीमारा सरगुजा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इन गुफाओं में भित्ति चित्रण के प्रथम उदाहरण हमें मिले हैं। अब देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ भित्ति चित्रण का, समझिए। ये जोगीमारा की गुफाओं में इस तरीके चित्रण मिले, यानी यहाँ कोई चित्र ना होकर बस कुछ प्रतीक कलाकार के द्वारा बनाए गए थे। उन प्रतीकों को हमने एक चित्र के रूप में माना। ठीक है, अब वहां से हम आगे बढ़े और फिर हम आ गए अजंता। ठीक है, आरंभ में केवल प्रतीक चिन्ह बनाए गए और जब आप अजंता पहुंचे या अजंता तक पहुंचने की आपने यात्रा की तो कला इस रूप में सामने आई। ठीक है, यानी कि जो भित्ति चित्रण है, उस भित्ति चित्रण की भारत में एक लंबी परंपरा है, हजारों वर्ष की परंपरा है और धीरे धीरे उसका क्या हुआ, विकास हुआ, ये आपको याद रखना है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था, हमने जो समझने का प्रयास किया वो ये था कि कला का बेसिक क्या है, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। या हमने कुछ मूलभूत चीजें डिस्कस की है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लोक कला, क्योंकि वर्तमान समय में लोकल पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। ठीक है, खुद देश का प्रधानमंत्री भी आकर ये कहता है कि लोकल पर फोकस करना चाहिए और लोकल के लिए वोकल, यानी उसकी
प्रचार प्रसार पर बल देना चाहिए। तो इसमें लोक कला का बहुत ज़्यादा योगदान है, उसका क्या बेसिक है वो आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि कला की जो मूलभूत चीज़ें क्या हैं। अब जो नेक्स्ट जो क्लासेज होगी उसमें हम टॉपिक टू टॉपिक या मंदिर स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्ति कला, संगीत कला, प्राचीन काल से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक हमने एक लंबी यात्रा जो तय की है, उसमें अगर हम मूर्ति कला पढ़ेंगे तो वो कैसे डेवलप हुई, संगीत पढ़ेंगे तो वो कैसे डेवलप हुआ, स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो वो कैसे डेवलप हुआ, इन सब पर हम लोग बात करेंगे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।